हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की रिवीजन को। और लास्ट सेशन में हमने प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रिवाइज किया था। और इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल के साथ। शेड्यूल 1 के अंदर 4 पार्ट हैं। पार्ट 1 दैट डील्स विद द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस। इन टोटल 12 क्लॉजेज हैं इसके अंदर। क्लॉज 1 ये क्या कहता है? एक प्रैक्टिसिंग सीए गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कब? यदि वो अलाउ करता है किसी भी और पर्सन को अपने नाम से या अपनी फर्म के नेम से प्रैक्टिस करने के लिए। हाउएवर मिसकंडक्ट नहीं होगा यदि वो अदर पर्सन इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और वो इस पर्सन का या तो पार्टनर है या एम्प्लॉय है। तो क्लॉज 1, एक प्रैक्टिसिंग सीए गिल्टी होगा यदि वो किसी दूसरे पर्सन को अपने नाम से या अपनी फर्म के नाम से प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है अनलेस दैट अदर पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड ईदर पार्टनर और एम्प्लॉय। क्लॉज नंबर 2 शेयरिंग ऑफ फीस के ऊपर है। एक प्रैक्टिसिंग सीए गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का यदि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी फीस का, अपने प्रॉफिट्स का कोई अमाउंट किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करता है, एक्सेप्ट दोज विद हुम शेयरिंग इज परमिटेड। A practicing CA will be guilty of professional misconduct if he pay, allow or agree to pay or allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in fees or profits. किसका? Any activity? No. Only professional business activity. With whom? Any person other than a member of the institute, a partner or a retired partner, legal representative of deceased partner if permitted by partnership deed, or member of any other recognized professional bodies जिसके अंदर CS इंस्टीट्यूट, कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया कवर है। या persons having prescribed qualification and as per regulation 53A prescribed qualifications are company secretary, cost accountant, actuary, bachelor of engineering, BTech, bachelor in architecture, bachelor in law और MBA। तो इन पर्सन के साथ यदि प्रॉफिट्स शेयर होते हैं इट्स ओके। इनके अलावा किसी भी और पर्सन के साथ यदि प्रॉफिट शेयर हो रहा है दैट इज नॉट ओके। सेल ऑफ गुडविल। क्या एक प्रैक्टिसिंग सीए अपनी फर्म की गुडविल को बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। लेकिन क्या उसकी डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेच सकते हैं? इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। क्या कंडीशन है? इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया दैट सेल और ट्रांसफर ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ प्रैक्टिसिंग सीए is allowed by the legal representative provided permission to practice in the deceased firm name is taken within a year of death, and in that case ICAI will not issue this name to any other person for a period of 1 year. That means this name will be kept in abeyance. Abeyance means to put on hold. However, if there exists dispute किसके बीच में? In between the legal representative, in that case
आईसीएआई को इंटीमेशन देनी है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल डिस्प्यूट एंड आईसीएआई विल kept द नेम इन अबेयंस फॉर अ पीरियड दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट या रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। इन केस there exists a dispute as to the legal heir, information as to the existence of dispute is received by the institute within a year of death and ICAI will kept the name in abeyance till 1 year कहां से from the date of settlement of dispute। तो देखिए क्लॉज नंबर 1 ने क्या कहा, आप अपने नेम से किसी भी दूसरे पर्सन को प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे एक्सेप्ट व्हेन अनदर पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड ईदर योर पार्टनर और एम्प्लॉय। क्लॉज 2 इसने कहा आप अपनी प्रोफेशनल बिजनेस की कोई फीस, कमीशन, ब्रोकरेज किसी भी दूसरे पर्सन को नहीं देंगे एक्सेप्ट अपने पार्टनर को, रिटायर्ड पार्टनर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर को, अनदर मेंबर ऑफ आईसीएआई को, पर्सन्स हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज को। तो क्लॉज 2 ने तो कहा दैट आप अपने प्रोफेशनल बिजनेस के प्रॉफिट्स की शेयरिंग नहीं करेंगे विद अदर पर्सन। क्लॉज 3 ने इसका वाइस वर्सा कहा दैट यू विल नॉट रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अदर पर्सन्स। क्लॉज 2 कहता है यू विल नॉट गिव, क्लॉज 3 कहता है यू विल नॉट एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट फ्रॉम अनदर मेंबर्स इन प्रैक्टिस। A practicing CA will be guilty of professional misconduct if he accept or agree to accept any part of the profits of professional work of a person who is not a member of the institute. That means whether a practicing CA can accept the profits of another member of the institute, yes, in that case there is no issue. And at the same time, if we are accepting the profit from the persons who are members of recognized professional bodies or the person who possess requisite qualification, prescribed qualification under regulation number 53A, then also it is okay, कोई भी issue नहीं है। So, clause 1 जैसे जैसे आप एक एक क्लॉज करते जाएं कोशिश करिएगा पुराने क्लॉजेस को साथ साथ रिपीट करने की। क्लॉज 1 आप अलाउ नहीं करेंगे किसी भी दूसरे पर्सन को अपने नेम से प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेप्ट व्हेन अनदर पर्सन इज अ प्रैक्टिसिंग सीए एंड ईदर पार्टनर और एम्प्लॉय। क्लॉज 2 यू विल नॉट पे और एग्री टू पे any share, commission, brokerage of your professional business to any person other than member, partner, retired partner, legal representative of deceased partner or persons having prescribed qualification under regulation 53A or members of recognized professional bodies. Clause number 3 that you will not accept or agree to accept profits of professional business of a person who is not a member of the ICAI, and at the same time it is provided that we can accept profits from the persons having prescribed qualification or the persons who are the members of recognized professional bodies. Right? Clause 1, clause 2, clause 3. आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 4 दैट इज इन अ रिलेशन टू पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं ओनली विद द पर्सन्स जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है या प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। इनके अलावा आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। किन के साथ पार्टनरशिप अलाउड की गई है? पार्टनरशिप इज अलाउड विद अनदर मेंबर इन प्रैक्टिस। Partnership is allowed with member of any other professional body having prescribed qualification. Partnership is allowed with a person who, but for his residence abroad, would be entitled to registered as the member. Partnership is allowed with a person whose qualifications are recognized by central government or council for this purpose. And
For the purpose of clause 4, regulation number 53A specifies that partnership is allowed with company secretary, cost accountant, actuary, engineering, BTech, Bachelor of Architecture, LLB or MBA. And partnership is allowed with the members of ICSI, ICWAI, Bar Council, Institution of Engineers, Indian Institute of Architects, Institute of Actuaries of India, and professional bodies outside India whose qualifications are recognized by the council, and that is covered under regulation number 53B. For the purpose of clause 2 and clause 3, memberships as well as qualifications both are prescribed under regulation 53A, but for the purpose of clause 4, membership are prescribed by regulation 53B, qualifications are prescribed by regulation 53A. तो इस चीज का भी ध्यान रखना है. क्लॉज 2, 3, 4, membership and qualification. For the purpose of clause 2, regulation 53A prescribed the membership of recognized professional bodies as well as qualifications. For the purpose of clause 3, regulation 53A prescribes membership as well as qualification. However, for the purpose of clause 4, membership is prescribed by regulation number 53B, whereas qualification is prescribed by regulation number 53A. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. तो अब जल्दी से वापस चारों क्लॉजेस को रिवाइज कर लो. नंबर 1, clause 1 says a member in practice shall be guilty of professional misconduct if he allow any other person to practice in his name or his firm name unless that another person is a chartered accountant in practice and either partner or employee. Clause 2, a member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pay or allow or agree to pay or allow any share, profit, commission, brokerage of his professional business with any person except member, another member, partner, retired partner, legal representative, persons having prescribed qualifications, persons who are the members of recognized professional bodies. Clause 3, a member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accept or agree to accept share of profit of professional work of another person who is not a member of the institute, and for that purpose professional work के profit from the persons covered under regulation 53A may be accepted. There will be no misconduct. Clause 4, a practicing CA will be guilty of professional misconduct if he enter into partnership with person other than a member in practice, members of recognized professional bodies having prescribed qualifications, a person who but for his residence abroad is entitled to get his name registered, and a person whose qualifications are recognized by the central government or council for the purpose of memberships. So clause 1, 2, 3, 4 यहां पर हम ओवर कर रहे हैं और अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे का जो काम है हमारा वो थोड़ा एडवर्टीजमेंट, सॉलिसिटेशन, सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड है. क्लॉज 1, 2, 3, 4. क्लॉज 1, आप अपना फर्म नेम अलाउ नहीं करेंगे, आप दूसरे के साथ अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, आप किसी और का प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे. तो क्लॉज 1, 2, 3, 4 एक कैटेगरी बन गई. अब आ जाते हैं क्लॉज 5, 6, 7 पर. क्लॉज 5, 6, 7 किस चीज की बात करेगा? सिक्योरिंग द वर्क, प्रोफेशनल सॉलिसिटेशन, एडवर्टीजमेंट्स, इन चीजों की बात करेगा. इनको समझने के लिए आप एक चीज को समझ सकते हैं. व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जनरली स्टार्टिंग में काम लेने के लिए वो दूसरे पर्सन को कह सकता है चल तू मेरे नाम से प्रैक्टिस कर ले. वो दूसरे पर्सन को अपने प्रॉफिट की कमीशन दे सकता है इन द नेम ऑफ रेफरल फीस. दूसरे पर्सन से प्रॉफिट लेना भी चाहेगा, दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप करके काम करना चाहेगा. ये तो हो गया एक तरह का अरेंजमेंट. अब आ गई बात एडवर्टीजमेंट की, सॉलिसिटेशन की, सिक्योरिंग वर्क की. तो इनके ऊपर क्लॉज 5, 6, 7 आ जाते हैं. तो क्लॉज नंबर 5 ये क्या कहता है? सिक्योरिंग एनी प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन who is not an employee or partner or any means which are not open to a CA. दैट मीन्स अनएथिकल तरीके से रिश्वत देकर, रेफरल फीस देकर विद द पर्सन जिनके साथ आप
काम जिनके साथ परमिटेड नहीं है ये चीजें, उनसे काम सिक्योर कर रहे हैं, देन क्लॉज 5। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, हमने एक अरेंजमेंट किया इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ, आप हमें क्लाइंट्स रेफर करिए, हम आपको उसके लिए जो क्लाइंट से फीस आएगी उसका एक पार्ट देंगे। तो हमने वर्क सिक्योर किया विद द हेल्प ऑफ एन इनकम टैक्स ऑफिसर। तो सिक्योरिंग द वर्क क्लॉज 5 में आ गया। फिर मैंने उसके साथ कोई प्रॉफिट शेयर किया, अपनी फीस शेयर की, देन क्लॉज 2 आ गया। मैंने क्लॉज 5 के अंदर सिर्फ वर्क सिक्योर किया एक आईटीओ से, आईटीओ मेरा रिश्तेदार था बट मैंने उसको कुछ नहीं दिया, तो मैं गिल्टी हूं सिर्फ और सिर्फ क्लॉज नंबर 5 का। क्लॉज 2 यहां पर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 6, क्लॉज 6 बात करता है सॉलिसिटेशन की। यदि एक मेंबर इन प्रैक्टिस सॉलिसिट द क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय circular, advertisement, personal communication or by any other means. So, solicitation of client or professional work will be considered as a professional misconduct. However, various solicitations are there that are permitted. कुछ सोलिसिटेशन प्रोहिबिटेड है, कुछ सोलिसिटेशन रेस्ट्रिक्टिव नेचर की है, कुछ सोलिसिटेशन परमिटेड है। तो क्या क्या चीजें परमिटेड हैं, किनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई गई हैं, किनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो वेरियस गाइडलाइंस के अंदर कवर हैं, वो अब हमें कवर अप करना है। बट उससे पहले ही एक मेन प्रोविजन आ जाता है। इन जनरल यदि आप वर्क को सॉलिसिट कर रहे हैं किससे, फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, देन इट इज ओके। या आप वर्क सॉलिसिट कर रहे हैं कैसे, बाय रिस्पॉन्डिंग टू अ टेंडर, रिस्पॉन्डिंग टू अ टेंडर, तो भी आपको यह चीज अलाउड है। बट ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर तभी अलाउड है यदि वो एक्सक्लूसिव एरिया का है और उसके अंदर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड की गई है, देन आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एक्सक्लूसिव एरिया के टेंडर्स को, अदरवाइज नहीं। नॉन एक्सक्लूसिव एरिया में जो टेंडर आया उसके अंदर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है, देन आल्सो यू कैन रिस्पॉन्ड, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, सिक्योर सॉलिसिटेशन की परमिटेड फॉर्म्स। नंबर 1, एम्पैनलमेंट। जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल एग्जिस्ट करते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में इन रिलेशन टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस members of the ICAI are free to have their name entered in the panel, or for that purpose they may give a request to that organization, no problem. However, roving inquiries to determine whether such a panel exists, it is not permitted. And if any inquiry is being raised by that organization about the fees charged for a particular service, whether we can respond to such request, yes, no issue at all. It is permissible to quote fees on inquiries being received from such organization which maintain such panel. Second, responding to tender वाली बात आ गई। रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर, क्या एक मेंबर इन प्रैक्टिस टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। यदि टेंडर एक्सक्लूसिव एरिया को बिलोंग करता है एंड मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट इफ अ टेंडर बिलोंग्स टू नॉन एक्सक्लूसिव एरिया, उसमें तो किसी भी तरह का एज सच कोई इशू ही नहीं है। अ मेंबर इन प्रैक्टिस shall not respond to any tender in areas of services which are exclusively reserved, but allow कर देंगे यदि minimum fees is prescribed in the tender itself. यदि टेंडर में मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है देन इट इज ओके। कई बार टेंडर को रिस्पॉन्ड करते वक्त एक रिक्वायरमेंट रेज कर दी जाती है कि whenever a person is responding to tender, they are required to deposit a certain sum towards any administrative fees or as a security for quality services. तो क्या इस तरह का डिपॉजिट अलाउड किया जाएगा? Yes, that deposit is allowed. The council is of the view that while interfering with the practices prevailing with the
रिक्वायरमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी इज अलाउड, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स और आर्टिकल। क्या एक मेंबर बुक्स और आर्टिकल पब्लिश कर सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या उन बुक्स में, आर्टिकल्स में वो अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को एडवर्टाइज कर सकता है? नो, इट इज नॉट परमिसिबल टू मेंशन इन अ बुक और एन आर्टिकल पब्लिश्ड बाय अ मेंबर एनी प्रोफेशनल अटेनमेंट, whether of himself or any other member of the firm। लेकिन क्या उस बुक्स के अंदर या उस आर्टिकल में वो अपना डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द फर्म इंडिकेट कर सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स। वाइल इशूइंग एनी ग्रीटिंग कार्ड्स, न्यू ईयर पर, दिवाली पर, किसी फैमिली फंक्शन के लिए दिए जा सकते हैं, फर्म का नेम मेंशन किया जा सकता है, प्रोवाइडेड these greeting cards are being issued to clients, relatives and friends of the member। Advertisement for silver, golden and other like celebration। एक फर्म की गोल्डन जुबली है, सिल्वर जुबली है, तो क्या वो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन क्या उसको एडवर्टाइज किया जा सकता है ऐसे इवेंट्स को? नो, नो। To advertise the event is not permitted। However, relaxation दे दी गई। And what is that relaxation? Advertisement may be published in newspaper or the newsletter। न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर के अंदर यदि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, दैट्स ओके, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट वन, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज। क्या एक सीए फर्म किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर सकती है? कर सकती है, प्रोवाइडेड वो इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया है? प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट ऑफ द आईसीएआई, जिसके लिए प्रायर अप्रूवल थी ऑफ सीपीई, डायरेक्टरेट ऑफ द आईसीएआई। तो इन जनरल sponsorship of an event is not permitted। However, an event that is organized by or conducted by the program organizing unit of the ICAI, which has the prior approval of the CPE directorate of the ICAI, that's okay। And any member who is sponsoring the activities relating to CSR, वो अपना इंडिविजुअल नेम विद द प्रीफिक्स CA मेंशन कर सकता है, लेकिन मेंशन ऑफ फर्म नेम और सीए लोगो इज नॉट परमिटेड। तो जब आप इन गाइडलाइंस को पढ़ते हैं तो उस टाइम पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्या चीज परमिटेड है और क्या नहीं परमिटेड है। इन सारी एक्टिविटीज को डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब सिर्फ हमें रिवीजन करनी है इन्हीं चीजों को, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। एक एक चीज के हम डिस्कस में नहीं जाएंगे कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट क्या है, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज क्या है, वो तो सब ऑलरेडी हम रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्हीं सब चीजों को रिकॉल करना। सोलिसिटेशन ऑफ वर्क बाय रोविंग इंक्वायरीज नॉट अलाउड। रोविंग इंक्वायरीज कंडक्ट करना फॉर द पर्पसेस ऑफ सोलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क, इट इज नॉट परमिसिबल। It is not permissible to address letters, email, circular specifically to the persons who are likely to require services of chartered accountant because it would amount to the solicitation। Scope of representation under section 140 subsection 4। Representation is allowed provided like limited words के अंदर dignified manner में person अपनी willingness दिखा रहा है to continue, लेकिन यदि किसी भी तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स को यूज किया गया जस्ट टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, दैट विल अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी एंड सॉलिसिटेशन फॉर कंटिन्यूइंग एज एन ऑडिटर। रिप्रेजेंटेशन need to be set out in a dignified manner how the member was acting independently throughout his tenure।
acceptance of original professional work emanating from a client introduced by another member is not permitted. इसको हमने एग्जाम्पल के साथ भी लिए डिस्कस किया था रेगुलर क्लास में, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। तो यदि एक मेंबर को किसी दूसरे मेंबर ने इंट्रोड्यूस कराया अपने क्लाइंट के साथ और वो पहले वाला मेंबर उसके क्लाइंट को ही ले आया अपने पास, गलत, नॉट अलाउड। हाउएवर, if any professional work of such client comes directly, it shall be the duty to ask the client that he should come through the other member dealing generally with his original work. Next one, public interview permitted है, provided उसके अंदर किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए। Permitted subject to the condition that it should not result in any पब्लिसिटी, किसी भी तरह की कोई पब्लिसिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं गाइडलाइंस फॉर वेबसाइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज सच इज नॉट प्रिस्क्राइब, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एनी कलर, वेबसाइट में बी डिजाइन इन एनी फॉर्मेट, यूज ऑफ एनी कलर इट मे बी देयर। वेबसाइट शुड रन ऑन पुल मॉडल बट नॉट ऑन पुश मॉडल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेबसाइट जो है पुल मॉडल पर रन होनी चाहिए, नॉट ऑन पुश मॉडल। क्या वेबसाइट का एड्रेस प्रोफेशनल स्टेशनरीज के ऊपर दिया जा सकता है? जी हां, इट इज अलाउड, परमिटेड। क्या मेंबर्स अपना कोई सेल्फ डिजाइन लोगो अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं? नो, only the logo that is being prescribed by the ICAI is permitted. कौन सा लोगो है? एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो ये लोगो यूज किया जाता है। फोटोग्राफ्स, ओनली पासपोर्ट साइज फोटो का यूज अलाउड है। एनी फोटोग्राफ अदर देन पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ मेंबर इज नॉट अलाउड। एजुकेशनल वीडियोस ऑन टॉपिक्स ऑफ प्रोफेशनल रेलिवेंस, उनके लिंक आप अपनी वेबसाइट पर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दैट इज परमिटेड। वेदर वेबसाइट कैन प्रोवाइड द चैट रूम फैसिलिटी, यस इट कैन बी प्रोवाइडेड। कंडीशन है चैटिंग शुड बी बिटवीन द मेंबर एंड बिटवीन फर्म एंड इट्स क्लाइंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल्स नीड टू बी एंश्योर्ड। फर्म can also provide the document management facility with distinct login and password facility to the client so that they can access copies of their documents on the firm website. तो आप अपने क्लाइंट्स को पर्टिकुलर लॉगिन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे कैन एक्सेस देयर डॉक्यूमेंट्स। क्या वेबसाइट के ऊपर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिंक प्रोवाइड किए जा सकते हैं? फेसबुक, टेलीग्राम, इस तरह के लिंक दिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर, कोई ऐसा कैप्शन जिससे ये लगे कि आप पब्लिक को कह रहे आइए हमारे फेसबुक पेज पर आइए, आइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जैसे जनरली होता है ना, यूट्यूब पर कोई वीडियो बनती है तो उसमें बेल आइकन क्लिक करना है, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए। ये चीज अलाउड नहीं है एक प्रैक्टिसिंग सीए को। और मेरा तो ऐसा मानना है जो सीए बेशक प्रैक्टिस में भी नहीं है उनको भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक, जब मैं ऐसा बोलता हूं तो मेरी कोशिश होती है टू दी एक्सटेंट पॉसिबल मैं इन चीजों को खुद फॉलो करूं। यदि मैं खुद फॉलो करूंगा देन ओनली मैं आपको कह सकता हूं कि हमें अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, इसको और हाई लेवल तक लेकर जाने के लिए, इसकी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए इन चीजों का थोड़ा तो ध्यान रखना ही चाहिए। सो मेंबर्स शुड नॉट सोलिसिट पीपल टू विजिट और लाइक देयर रिस्पेक्टिव पेज। ऐसा ना हो आप कमेंट करिए, आप लाइक करिए हमारे पेज को, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। डिटेल्स ऑन द वेबसाइट शुड बी डिजाइन्ड इन अ मैनर दैट इट शुड नॉट अमाउंट टू सॉलिसिट द क्लाइंट और द प्रोफेशनल वर्क। वेबसाइट क्या दूसरी वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं? जी हां,
कौन कौन सी वेबसाइट्स के? आईसीएआई की वेबसाइट्स का, आईसीएआई की रीजनल काउंसिल एंड ब्रांचेस का, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के। तो इनके लिंक आप अपनी वेबसाइट्स पर दे सकते हैं, नॉट ऑफ एनी अदर वेबसाइट। एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, वेदर इट इज नेसेसरी कि वो इंडिविजुअल के नेम से मैच करता हो बिल्कुल, या फर्म के नेम से मैच करता हो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल रिजेंबलेंस हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेम ऑफ द क्लाइंट एंड फीस चार्ज्ड should not be published on the website except when required by any law or regulation or required by any regulator। तो ये हमारे पास गाइडलाइंस थी इन अ रिलेशन टू सॉलिसिटेशन एंड द वेबसाइट। तो क्लॉज 5 से दोबारा रिवाइज करना शुरू कर लेते हैं। क्लॉज 5 क्या कहता है? Securing professional work through the services of a person who is not your partner or employee will amount to professional misconduct। क्लॉज 6 की बात कर लेते हैं। Solicitation of client or professional work directly or indirectly through any circular, advertisement, personal communication, interview or by any other means will amount to professional misconduct। However, guidelines are there in a relation to वेबसाइट एंड परमिटेड फॉर्म्स ऑफ सॉलिसिटेशन, जिनका हमें ध्यान रखना होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं क्लॉज नंबर 7 के ऊपर। क्लॉज नंबर 7, इफ ए पर्सन एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और अचीवमेंट्स और यूजिंग द डेजिग्नेशन और डिस्क्रिप्शन अदर देन दैट ऑफ सीए ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स एटसेट्रा, then it will amounts to professional misconduct। However, recognized qualification and the membership of recognized professional bodies is permitted to be used। Now, इसके ऊपर गाइडलाइंस क्या क्या कहती हैं? वर्ड्स लाइक इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कोस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, any description other than chartered accountant is not permitted। However, a member empaneled as insolvency professional or registered valuer can mention the description insolvency professional and registered valuer on their visiting card and letterhead। A very important point जो याद रखना है। क्या persons चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट, यदि दोनों इंस्टीट्यूट से इनको परमिशन मिल जाती है, आईसीएआई से एंड बार काउंसिल से, कि आप दोनों की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, तो क्या एक ही सिंगल विजिटिंग कार्ड पर दोनों डिस्क्रिप्शन को यूज किया जा सकता है? नो, इट इज नॉट परमिटेड। नेम ऑफ सीए एक्टिंग एज द डायरेक्टर इन द कंपनी, क्या कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में इस सीए का नाम दे सकती है हु इज एक्टिंग एज ए डायरेक्टर इन द कंपनी? यस, लेकिन any description regarding the expertise, specialization and knowledge in any particular field not allowed, not allowed। Use of logo, only the logo that is being prescribed by the ICAI is permitted to be used। any logo, monogram of any kind, form, style, design, color whatsoever on any display material media is prohibited। Only common logo as prescribed by the ICAI is permissible। Any logo other than that is not allowed to be used। So ये हो गया क्लॉज नंबर 7। अब वापस जल्दी से एक बार फिर बहुत बहुत क्विक रिवीजन। क्लॉज 1, allowing a person to use name or firm name amount to misconduct, paying share of professional work to another, accepting share of professional work of another, membership with other persons, securing work from the services of another person, solicitation of client or professional work, advertisement of personal or professional achievements or attainments, misconduct। आगे बढ़ते हैं अब क्लॉज नंबर 8। एक पर्सन गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही एक्सेप्ट एनी पोजीशन एज ऑडिटर विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर इन राइटिंग। व्हाई? क्यों प्रायर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड? टू एंश्योर
whether provisions of section 139 and 140 are complied with, whether the undisputed audit fees of predecessor auditor has been paid, whether the predecessor auditor has not been continued due to issue of qualified report by him. In these first two cases, if a member accept the audit, then it will amount to professional misconduct. In third case, it is the professional judgment of the incoming auditor. Where the previous auditor is not available for accepting the undisputed audit fees and the client is not been able to transfer the amount by any other means, in that case what is to be done? Important point है ये. जो इनकमिंग ऑडिटर है वो एडवाइस दे क्लाइंट को कि जितना ऑडिट फीस का अमाउंट है उतने अमाउंट का एक डीडी बनाकर रखें और डीडी बनने के बाद ऑडिट को एक्सेप्ट किया जा सकता है. मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आप प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ किन तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हैं? द परमिटेड मोड इंक्लूड नंबर 1, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू by hand with acknowledgement in writing, acknowledgement of the communication from retiring auditor via email that is registered with the ICAI, or unique document identification number UDIN number generated on the UDIN portal. Whether certificate of posting is sufficient? No. If the incoming auditor is communicating with the predecessor auditor merely through the certificate of posting, that is not allowed. Letter post की under certificate of posting, that is not an acceptable mode. Communication भेजी गई by registered post, but it written back with the caption office found locked. Okay, it will deemed to be delivered. If caption is no such office exists at this address, और जिस एड्रेस पर भेजी गई that address resemble with the address in the records of ICAI, deemed to be delivered. Address of the communication is same as registered with the institute, then it will be deemed to be delivered. Requirement for communicating, that is applicable in case of each and every audit, whether it is a statutory audit, internal audit, concurrent audit, tax audit, कोई भी audit है, हर एक audit के अंदर prior communication with the predecessor auditor in writing is required before accepting the audit assignment. So this is about clause number 8. Clause 9. If a person is accepting the position as auditor of a company without first ensuring the compliance of section 139 and 140 of the Companies Act 2013, then it will amount to professional misconduct. Accepting an appointment as auditor of a company without ascertaining whether the requirements of section 139 and 140 of the Companies Act read with section 141, then it will amounts to professional misconduct. Clause 10. A member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he charges or offers to charge, accept or offers to accept fees in a relation to professional employment on a percentage of profit or which is contingent upon finding or result of such employment, then it will be considered as a professional misconduct. However, as per regulation number 192, these are the permitted areas where fees can be charged on percentage basis. In case of receiver or liquidator, as a percentage of realization or disbursement of assets. In case of cooperative society, as a percentage of paid up capital, working capital or gross or net income or profit. In case of valuer for the purposes of direct taxes, as a percentage of the value of the property. In case of management consultancy services, on a percentage basis that may be contingent upon findings. Fund raising services on a percentage of the fund raised. Debt recovery services on the basis of percentage of debt recovered. Cost optimization on the basis of percentage of the benefit derived by the client.
Any other services? Two services are prescribed: insolvency professional and non-assurance services to non-audit client. Fees may be charged on percentage basis or fees that is contingent upon findings. It is allowed. So, ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 10. क्लॉज 1, 2, 3, 4 एक सीरीज है, 5, 6, 7 दूसरी सीरीज आ गई, 8, 9, 10 की बात कर लेते हैं. 8. Accepting appointment as an auditor without first communicating in writing with the predecessor auditor. Clause 9. Accepting appointment as auditor in a company without first ensuring compliance of the provisions of section 139, 140, read with section 141. Clause 10. Accepting or agree to accept the fees in a relation to professional employment, that is on a percentage basis or contingent upon findings. Clause number 11. If a member in practice engage in any business or profession other than the profession of CA, he will be deemed to be guilty of professional misconduct unless council permit the member to engage for such activities. A member may become director in a company provided he or any of his partner is not interested in the company as an auditor. There are certain occupations in which a practicing member may be engaged for which general permission is allowed by the council, and there are certain occupations in which a member can be engaged with the prior permission of the council. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन ऑक्यूपेशन की जहां पर परमिशन जनरली दी जाती है. कौन कौन से हैं वो? एक प्रैक्टिसिंग सीए दूसरे प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर एज ए एम्प्लॉय काम कर सकता है, साथ में अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा है. प्राइवेट ट्यूटरशिप, ऑथरशिप ऑफ बुक्स और आर्टिकल, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल, एक्टिंग एज सर्वेयर और लॉस असेसर, एक्टिंग एज रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर. ये वो मेन एक्टिविटीज हैं जिनमें एक प्रैक्टिसिंग सीए अपने आप को एंगेज कर सकता है और इसके लिए कोई प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जनरल परमिशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन अंडर रेगुलेशन नंबर 190. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑक्यूपेशंस फॉर विच स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. इन एक्टिविटीज के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए. फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस कंसर्न्स प्रोवाइडेड वो पर्सन और उसके रिलेटिव का इन कंसर्न्स में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन नॉन बिजनेस कंसर्न. Office of Managing Director or whole-time director provided the member or any of his relative do not hold substantial interest in the concern. Interest in family business. Part-time or full-time lecturership for courses other than ICAI exam. Part-time full-time tutorship under any educational institution other than coaching organization of ICAI. Editorship of journal other than professional journal. Any other business or occupation for which the executive committee of the ICAI consider that permission may be granted. So, ये वो ऑक्यूपेशन है जिनमें एक प्रैक्टिसिंग सीए जनरली या विद प्रायर परमिशन ऑफ द काउंसिल अपने आप को एंगेज कर सकता है, और ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. क्लॉज नंबर 12. यदि एक प्रैक्टिसिंग सीए अलाउ करता है किसी दूसरे पर्सन को टू साइन इन हिज नेम, देन ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. हाउएवर, यदि वो एक मेंबर ऑफ द आईसीएआई जो प्रैक्टिस में है और उसका पार्टनर है उसको अलाउड करता है, इट्स ओके. बट allowing a person not being a member of the ICAI in practice and his partner, then it will amount to misconduct. साइनिंग किसकी? बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. काउंसिल ने इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी कि आप रूटीन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की पावर यदि किसी पर्सन को डेलीगेट करते हैं, इट्स ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने की पावर आप सिर्फ दूसरे मेंबर इन प्रैक्टिस को जो आपका पार्टनर है उसको डेलीगेट कर सकते हो, इसके अलावा किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते.
नाउ कौन कौन सी चीजों में डेलीगेशन अलाउड है? इशू ऑफ ऑडिट क्वेरीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, asking for information or issue of questionnaire, letter forwarding draft observation, initiating and stamping of vouchers, acknowledging and carrying on routine correspondence with the clients, issue of memorandum for the purposes of cash verification, issuing acknowledgement for the records produced, raising of bill and issuing acknowledgement for the money that is being received, attending to routine matter in tax practice, any other matter incidental to the office administration. तो ये था हमारा क्लॉज नंबर 12। तो इन टोटल कितने क्लॉज हो गए? 12। अब 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं चाहता हूं कि हम 12 के 12 क्लॉज को एक बार रिवाइज करें। देखते हैं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। मैं टाइम देख रहा हूं। चलिए, क्लॉज 1, आप अलाउ नहीं करेंगे किसी दूसरे पर्सन को टू प्रैक्टिस इन नेम और फर्म नेम एक्सेप्ट व्हेन अनदर पर्सन इज अ मेंबर इन प्रैक्टिस एंड पार्टनर और एम्प्लॉय। नंबर 2, आप अपने प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करेंगे विद अनदर पर्सन एक्सेप्ट व्हेन अनदर पर्सन इज अ मेंबर, partner, retired partner, legal representative of deceased partner, member of recognized professional bodies or person having prescribed qualification as per regulation 53A। आप दूसरे पर्सन के प्रॉफिट्स के शेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या एग्री नहीं करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए अनलेस अनदर पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द ICAI और अ पर्सन कवर्ड अंडर रेगुलेशन 53A। नंबर 4, क्लॉज 4 कहता है आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे विद अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICAI या पर्सन जो रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन पोजेस नहीं करता या जो मेंबर नहीं है रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज का। इन पर्सन के साथ पार्टनरशिप अलाउड नहीं है। यदि पर्सन मेंबर है ICAI का, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, मेंबरशिप है रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज की, देन इट इज ओके। 4, अब बात करेंगे 5, 6, 7 की। क्लॉज 5 बात कहता है सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क थ्रू द सर्विसेज ऑफ अदर्स, not an employee, not an partner. Clause 6, solicitation of client or professional work through the circular, advertisement, personal communication or public interviews or any other means. Clause 7, advertisement of professional achievements or attainments or using designation other than that of chartered accountant. Clause 8, prior communication with the predecessor auditor in writing before accepting an audit. Clause 9, accepting the appointment as an auditor of a company without first ascertaining the compliance of the provisions of section 139, 140 and 141 of the Companies Act 2013. Clause 10, charging or accept to charge the fees for the professional work on a percentage basis or on the basis which are contingent upon the findings. Clause 11, engaging into business or occupation other than that of the CA, however there are certain occupation for which the permission has been granted by the council in general and there are certain occupation for which the permission has been granted but for that prior permission is to be taken from the council. Clause 12, allowing a person to sign the balance sheet, P&L account, report on financial statement on your behalf. That means delegation as such is not permitted unless the other person is a member of the ICAI in practice and your partner. ये 12 क्लॉजेस हैं। कितना टाइम लगा? 4 मिनट नहीं, 3 मिनट 20 सेकेंड शायद से। गाइडलाइंस रिवाइज नहीं की बट मोटे मोटे हमें क्लॉज के बारे में आइडिया लग गया कि कौन सा क्लॉज किस चीज को डील करता है। बाकी तो जैसे जैसे आप इन चीजों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे ये चीजें और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 है मेंबर्स इन सर्विसेज का। इसके अंदर 2 क्लॉज हैं। एक मेंबर इन सर्विस गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का यदि वो
अपनी एम्प्लॉयमेंट के रेम्यूनरेशन को किसी दूसरे पर्सन को पे करने के लिए एग्री हो जाता है, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इफ अ मेंबर इन सर्विस पे और अलाउ और एग्री टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन, क्या एनी शेयर इन द एमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, या फिर if he accept or agree to accept any part of fees, profit or gain from a lawyer, chartered accountant or broker engaged by the company, firm or person or agent or customer of such company, firm or person। that means अपने एम्प्लॉयर के एडवोकेट से, सीए से, ब्रोकर से, एजेंट से कोई अमाउंट एक्सेप्ट कर रहा है एज ए कमीशन, एज ए रिवार्ड फॉर ग्रेटिफिकेशन, कुछ भी नॉट अलाउड। पार्ट 3, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली। चाहे मेंबर प्रैक्टिस में है, सर्विस में है, या हमारे जैसे हैं, ना प्रैक्टिस में ना सर्विस में, फेलो नहीं है बट एक्टिंग एज ए फेलो मेंबर। व्हेन इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड फॉर बाय द इंस्टीट्यूट, काउंसिल, कमेटी, डायरेक्टर डिसिप्लिन बोर्ड, डिसिप्लिनरी कमेटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और अपीलेट अथॉरिटी, और हमने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी और जो रिक्वायरमेंट हमें कहा गया कंप्लाई करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लाई नहीं की, या while inviting the professional work from another chartered accountant, or while responding to tender or inquiries, or while advertising through a write-up under clause 6 and 7, हमने इंफॉर्मेशन दी जो झूठी थी, गलत थी, फॉल्स थी। पार्ट 4, other misconduct for members generally। A member whether in practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct यदि कोर्ट ने उसे दोषी माना है एक ऑफेंस का विच इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा का माना तो 6 महीने से ज्यादा का माना तो उसको शेड्यूल नंबर 2 देखेगा। पार्ट 4 का क्लॉज 2, काउंसिल की ओपिनियन में कोई भी ऐसा एक्ट जिससे हमारे प्रोफेशन को या इंस्टीट्यूट को डिसरिगार्ड हो रहा है, डिफेम हो रहा है, देन इट विल अमाउंट टू मिसकंडक्ट। इसके एग्जाम्पल, रिटेनिंग द क्लाइंट्स बुक्स रिकॉर्ड्स विदाउट अ रीजनेबल कॉज, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बाय ऑफिस बियरर ऑफ अ रीजनल काउंसिल, कीपिंग असेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिलोंगिंग टू द क्लाइंट एट होम, adopting coercive methods on a bank to have a loan sanction। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे अदर मिसकंडक्ट के। तो ये था हमारा कंप्लीट शेड्यूल नंबर 1। कितने पार्ट हैं? 4। पार्ट नंबर 1, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस। पार्ट नंबर 2, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स इन सर्विस। पार्ट नंबर 3, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली। पार्ट नंबर 4, अदर मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली। अब उल्टा चलते हैं दोबारा से। पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट की बात करता है। एक मेंबर चाहे प्रैक्टिस में है या नहीं है, ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ, कब? If that person is held guilty by any civil or criminal court of an offense which is punishable with imprisonment up to 6 months, or does anything which in the opinion of the council brings disrepute to the profession or the institute। इन दोनों ही केसेस में अदर मिसकंडक्ट काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है फॉर मेंबर्स जनरली। अ पर्सन हु इज नॉट अ फेलो मेंबर बट एक्टिंग एज अ फेलो मेंबर। इफ ए पर्सन डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन or does not comply with the requirement that is being asked by the ICAI, its council, its committee, director discipline, board of discipline, disciplinary committee, quality review board, appellate authority, yeah, while responding to tender, while responding to tender या फिर एडवर्टाइजिंग थ्रू राइट अप या इनवाइटिंग वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। तो ये 3 क्लॉज थे। एफसीए नहीं है बट एक्टिंग एज एफसीए।
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा या रिक्वायरमेंट जो बताई गई थी बाय द वेरियस अथॉरिटीज ऑफ द आईसीएआई उनका कंप्लायंस नहीं कर रहा, या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है एडवर्टीजमेंट में या फिर रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स एटसेट्रा में। अब आ जाते हैं वापस पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 किसका है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स इन सर्विसेज। यदि एक मेंबर इन सर्विस अपने एम्प्लॉयमेंट के एमोलुमेंट का कोई अमाउंट किसी दूसरे पर्सन को पे कर रहा है या अलाउ कर रहा है या एग्री कर रहा है पे करने के लिए, या फिर एक फर्म, कंपनी या अदर एंटिटी जिसमें वो एम्प्लॉय है उसके लॉयर, सीए, कस्टमर, एजेंट उनसे कुछ शेयरिंग कर रहा है, उनके अमाउंट्स में से कुछ चीजें मांग रहा है, दैट इज बेसिकली अ ब्राइब कमीशन। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 उसको तो बहुत बार रिवाइज कर ही चुके हैं। तो नाउ अब इसके साथ हमने लेस देन 1 आवर में इन सारे क्लॉजेस को कवर अप किया है, रेगुलेशंस को भी रिवाइज किया है, जो इसकी गाइडलाइंस थी उनको भी साथ साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी उन सबको रिवाइज करवाया है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है और वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एप्रोप्रिएटली नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर पहले भी बताया है सिक्वेंशियली अरेंज्ड है क्लॉज वाइज, तो आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। और रैंडमली कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट, सुपर 100 क्वेश्चंस की लिस्ट हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाली हुई है और टेलीग्राम चैनल पर भी डाली हुई है, उससे भी आप रैंडम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट की आरटीपीज, एमटीपीज किसी को भी उठाकर रैंडम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, और अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसके अंदर हम सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।